हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो सब बढ़िया होंगे और बढ़िया नहीं होंगे तो बढ़िया हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे व्रत का सामान्य परिचय की बात की थी हमने, उसका पार्ट 1 देख लिया होगा आपने। आज करेंगे हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और आगे देखते हैं। उसमें आज का टॉपिक होगा हमारा व्रत में ही होगा, व्रत का टॉपिक ही होगा और टॉपिक होगा आज का हमारा व्रत का चाप किसे कहते हैं, व्रत का चाप क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्किल बनाते हैं। सपोज करो ये हमने एक सर्किल बना दिया और पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि सर्किल यानी व्रत क्या है। बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय है जिसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो व्रत का चाप की परिभाषा क्या है कि व्रत की परिधि के कोई भी दो बिंदु लें, व्रत की परिधि के अगर कोई भी हम दो बिंदु लें, कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, माना कि P और Q, तो वो एक चाप का निर्माण करते हैं। यानी व्रत के कोई भी दो बिंदु, व्रत की परिधि के या व्रत के कोई भी दो बिंदु अगर हम लें तो वो एक चाप का निर्माण करते हैं। जैसे सपोज करो लेट हमने ले लिया कि P और Q कोई दो बिंदु ले लिया हमने, तो ये ये नीचे वाला है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली है ये हो गया हमारा चाप हो गया, और एक चाप हो गया हमारा ये ऊपर वाला ये हो गया। तो नीचे वाले को हम बोलते हैं लघु चाप बोलते हैं। तो नीचे वाले को हम लिख देंगे लघु चाप, और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोल देंगे हम दीर्घ चाप। तो ये चाप दो प्रकार के होते हैं व्रत के चाप, यानी एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। जीवा क्या होती है? जीवा यानी व्रत की जीवा क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। व्रत की जीवा की परिभाषा सिंपल सी है कि व्रत की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो इसी में बात करते हैं व्रत की परिधि पे कोई भी हम जैसे हमने एक व्रत बना दिया, ये बना दिया और ये व्रत के अंदर व्रत का केंद्र हो गया। अब इस व्रत की परिधि पे कोई भी दो बिंदु लेने हैं हमें। व्रत की परिधि पे कोई भी दो बिंदु लेने हैं। सपोज करो हमने ले लिया ए और बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा ए बी एक जीवा कहलाती है। इसमें और भी कहीं ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो यहाँ पर ले लिया हमने सी और डी ले लिया, तो यहाँ पर सी डी क्या हो गई है, एक ये भी जीवा हो गई है। हमने यहाँ पर और भी कोई बिंदु ले लिया, सपोज करो यहाँ पर ई और एफ बिंदु ले लिया, तो ये भी क्या हो गई है, ये भी हमारी जीवा हो गई है। तो यहाँ पर ए बी सी डी और ई एफ ये सभी क्या हैं, जीवाएं हैं। ये सभी जीवाएं हैं। तो अब हमारे यहाँ से एक परिभाषा और निकल के आती है, व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है, तो व्यास की परिभाषा दे सकते हैं ऐसी जीवा यहाँ पर लिख देते हैं इसकी परिभाषा, यानी ऐसे जीवा जो जो वृत्त के केंद्र
से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, उसे 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 वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ नीचे देखते हैं हम, तो ये हो गए, ये लो, यहाँ पर सेंटर है हमारा, तो ये हमारी आर और ये एस पॉइंट दे देते हैं इसको हम। तो आर और एस जीवा है, आर और एस व्यास है। व्यास को हम सामान्य रूप से डी से लिखते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, व्यास है त्रिज्या का दुगुना होता है यानी 2r, ये भी हमें ध्यान रखना है। किसी वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, कितनी व्यास खींचे जा सकते हैं, तो जीवाएं तथा व्यास अनंत खींचे जा सकते हैं। किसी भी वृत्त में जीवाओं की संख्या तथा जीवाओं की संख्या और व्यास की संख्या किसी वृत्त में अनंत होती है, बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है। अब एक दो नोट लगा के लिखनी है, दो, क्या क्या प्रत्येक जीवा क्या व्यास हो सकती है क्या, प्रत्येक जीवा व्यास हो सकती है, हो सकती है, प्रत्येक जीवा व्यास हो सकती है। क्या प्रत्येक जीवा व्यास हो सकती है। सेकंड एरो है, प्रत्येक व्यास क्या प्रत्येक व्यास जीवा हो सकता है। क्या प्रत्येक जीवा व्यास हो सकती है, तो तुम देख सकते हो कि प्रत्येक जीवा नहीं हो सकता है, तो पहली वाली बात तो क्या हो गई हमारी, नहीं, और दूसरी वाली बात क्या हो जाएगी हमारी, सत्य हो जाएगी। ये यस, हाँ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। देख लो, क्या प्रत्येक व्यास, क्योंकि व्यास होगा जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा और प्रत्येक व्यास होता है। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त का व्यास होता है। तो मैं यहाँ पर इधर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, वृत्त का व्यास होता है। तो इसमें वृत्त की जीवा देख ली हमने, व्यास देख लिया हमने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो देख ली है। इसको उतार लो एक बार। इसके बाद हम करते हैं
दूसरा टॉपिक है हमारा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बोल दो या जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण बोल दो। इसको समझते हैं हम सबसे पहले। इधर एक वृत्त है और एक यहाँ पर केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं। तो है जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। तो जीवा जैसे मान लो, सपोज करो एक जीवा मैंने ये ले ली यहाँ पर ए बी, तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो इस जीवा के द्वारा ये कोण बन गया। इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने इसको थीटा नाम दे दिया। अब मान और भी जीवा ले लो, और भी ये जीवा ले लेते हैं पी क्यू। इसके द्वारा कोण कौन सा बनेगा, इसके द्वारा ये वाला कोण बन जाएगा। इसको मान लो, इसको थीटा 2 दे दो। इसके अलावा और भी जीवा ले सकते हो, जैसे ये ले सकते हो पी क्यू आर एस। इसके द्वारा कौन सा कोण बनेगा, इसके द्वारा ये कोण बन गए। इसको मान लो थीटा 3 मान लो। तो ये जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण थे। अब इसमें कुछ हमारी कुछ प्रमेय हैं। तो हम प्रमेय की बात करें इसमें, तो प्रमेय दे रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं जिनको बहुत जरूरी है याद रखना, इनका स्टेटमेंट भी। और उनको पहली प्रमेय हमारी पहली प्रमेय है वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। यानी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं हम। माना हमने एक सर्किल बना दिया, एक सर्किल ड्रॉ किया हमने और बीच में सेंटर ले लिया हो, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि माना पी क्यू व ए बी दो जीवाएं हैं, और वो किस प्रकार हैं कि जीवा पी क्यू बराबर होगी जीवा ए बी के। हम डायग्राम में दिखा देते हैं इन दोनों चीजों को। जैसे ये बन गए हमारी पी क्यू और ये बन गए हमारी ए बी। इसके द्वारा केंद्र पर बनेगा कोण कौन सा, ये वाला, और इसके द्वारा बनेगा कोण ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये वाली जीवा इसके बराबर है। हमें दिखाना है कि वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू। जिस बिंदु पे कोण बनता है वह बिंदु बीच में आता है। जैसे ओ पे बनता है तो ओ बिंदु बीच में आ गया और बीच से जाने वाले। तो हमें ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से,
AOB तथा पी त्रिभुज POQ ले लेते हैं। इसमें दोनों में हम सर्वांग समता दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो AO बराबर हो जाएगी, किसके हो जाएगी, PO की। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। और उधर से OB की बात करें तो OB किसके बराबर हो जाएगी, OB बराबर हो जाएगी हमारी OQ की। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और AB बराबर हो जाएगी PQ, क्योंकि ये चीज हमें दिया हुआ है ये। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, POQ के। किस नियम से, S तीन भुजा बराबर है तो इसको बोलते हैं साइड साइड साइड, तो नियम से ये हो गया। अब इसमें लिखने का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है सर्वांग सम में। क्या, AO PO के बराबर है क्या, AO PO के बराबर है, बिल्कुल सही है। फिर OB OQ के बराबर है क्या, OB OQ के बराबर है, बिल्कुल सही है। AB PQ के बराबर है क्या, AB PQ के बराबर, बिल्कुल सही है। तो ये ऑर्डर हमारा लिखने का सही है। तो हम लगाते हैं CPCT से। CPCT का मतलब होता है, CPCT का मतलब होता है जो संगत भाग है वो भी बराबर होंगे। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, देखो कोण A कोण P के बराबर होएगा। कोण O बराबर होगा, कोण O के बराबर होगा। और नेक्स्ट कोण B बराबर होगा कोण Q के। तो अब हम इसमें डायग्राम में, और हमें क्या सिद्ध करना, क्या था, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध यही करना था कि कोण AOB बराबर POQ। तो हम इसको लिख देंगे HTP, हेंस दैट प्रूव, यानी यही सिद्ध करना था। अब इसका उल्टा भी सही है, मतलब कैसे, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसका उल्टा ये है कि अगर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर का कोण बनाती है तो वो दोनों जीवाएं बराबर होंगी। वापिस रिपीट, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर कोण समान बनाती है, यदि केंद्र पर कोण समान बनाती है तो इसका मतलब क्या है कि जीवाएं बराबर होंगी। आज का टॉपिक ये था। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो मैं ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ इसके सर्किल के बारे में, तो इसे हिंदी है इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये बेसिक जान पाओगे तब इसके न्यूमेरिकल सवाल कर पाओगे, नहीं तो आगे के सवाल जो हमारे प्रश्नावली में दिए हुए हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसका बेसिक जरूरी है, बेसिक आ गया है तो सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इसकी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कहने की हिंदी नहीं कह सकते, हम थोड़ी इसके बेसिक है उन चीज़ों को हम सीख रहे हैं। तो आज की हमारी प्रमेय हुई, कुछ प्रमेय है वो कल पढ़ेंगे। और ये हमारा पार्ट दो था ये पार्ट 2 था सर्किल का, और चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। प्रश्नावली का, प्रश्नावली 12वीं चल रही है। तो इतना कोरोना काल चल रहा है और घर पे रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम की डेट आ जाएगी तो एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।